हाँ, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th की एक कविता जिसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। बहुत खूबसूरत कविता है और इस कविता में कवि ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो उसको सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले जॉन डॉन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो हो जाइए तैयार, बुक्स को सामने रखिए और क्लास 12th के ये जो कविता है, कविता यानी पोएम नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जो पेज है उस पेज पे पहले कवि के बारे में कुछ बताया गया है, पोएट के बारे में कुछ बताया गया है। तो हम उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप भी देखिएगा। जॉन डॉन 1570 टू 1631। पहली बात मैं बता दूं कि जॉन डॉन का जन्म जो 22 जनवरी 1572 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 मार्च, फिर से बता रहा हूं आपको, 31 मार्च 1631 यानी 31 मार्च 1631 वही लंदन इंग्लैंड में हुआ था। तो इनके बारे में क्या है? जॉन डॉन द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सबसे पहले ये वर्ड है पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है अग्रगामी पथ प्रदर्शक। तो ये अग्रगामी थे, सबसे पहले एक नए प्रकार का जो सैटिरिकल, लिरिकल एंड सैटिरिकल यानी काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक एक प्रकार की कविता थी जिसका नाम दिया गया मेटाफिजिकल। अर्थात मेटाफिजिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक, अभौतिक, तत्व मीमांसा संबंधी। तो ये सारे मतलब हैं। तो एक नया प्रकार का कविता था जिसको इन्होंने शुरू किया और इनको इसके लिए अग्रगामी या इनको नेता भी कह सकते हैं आप। तो ये इस तरह की कविता का इन्होंने शुरुआत किया। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was essentially एंटी कैथोलिक। तो सबसे पहले ये इनके इस लाइन को मैं आपको समझा दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो तो लंदन में हुआ था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, यानी इनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ईसाई जो धर्म है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं कैथोलिक और दूसरा होता है एंटो कैथोलिक। एंटी कैथोलिक यानी उसको अगर कहें तो प्रोटेस्टेंट भी अगर आप कह लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो वर्ग है, यहाँ पे ये सारी चीजें विभाजन है। तो जिस समय इनका जन्म हुआ, हालांकि इनका जन्म एक समृद्ध घराने में हुआ था, एक ऐसी फैमिली जो धन संपदा से परिपूर्ण थी। तो उस जमाने में जब इनका जन्म हुआ, ये प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। यानी एक ऐसी फैमिली जो कैथोलिक जो धर्म होता है ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का, जो एक सिस्टम है, एक पैटर्न है, एक पार्ट है क्रिश्चियनिटी का, उसमें जन्म हुआ था। एंड इट वाज ट्रेडर्स फैमिली। उनकी जो फैमिली थी वो एक व्यापारिक फैमिली थी। और जिस समय इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड वाज सैचुअली एंटी कैथोलिक। इस समय जो इंग्लैंड था वो घोर और कट्टर विरोधी, घोर या कट्टर, इसका एस्टेंचुअली STAUNCHLY इसका मतलब होता है कट्टर, घोर। इस समय कैथोलिक लोगों को पूरी तरह से नापसंद किया जाता था। तो ऐसा इंग्लैंड का हाल था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन पे
जॉन पे दबाव बनाया गया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, उसका त्याग कर दें विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री लिए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनका जो धर्म था, क्योंकि वो कैथोलिक थे, इसी कैथोलिक धर्म की वजह से उन पे दबाव बना और उनको बिना डिग्री लिए छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने लॉ की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई पढ़ी थी और साथ में थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म शास्त्र, यानी उन्होंने धर्म शास्त्र संबंधी सारी पुस्तकें पढ़ी, उसका अध्ययन किया था। He also participated in 2 नेवल एक्सपीडिशन। साथ में उन्होंने क्या किया कि 2 नौसैनिक अभियान जो थे उसमें भाग लिया। आपको मैं यहाँ बता दूं कि जॉन डॉन जो थे वो न केवल एक कवि थे, वो एक विद्वान भी थे, स्कॉलर भी थे, और साथ में एक सोल्जर भी थे यानी सैनिक भी थे, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो एक सेक्रेटरी भी बने। तो ये क्या कहता है कि उन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया and became secretary to a powerful noble, और बाद में वो एक सचिव बने एक शक्तिशाली रईस के, जो नोबल थे, जो उच्च वर्ग के थे, उनके वो बने। नाम था उनका थॉमस एगर्टन। आपकी बुक में नहीं दिया है मगर मैं आपको बता दूं कि उनका नाम था थॉमस एगर्टन, क्योंकि ये नाम बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगले लाइन में दिया हुआ है job he lost when he was briefly sent to prison। ये वो जॉब जिन्होंने, जो सेक्रेटरी का पद जो है एक पावरफुल नोबल के अधीन ज्वाइन किया था, और जॉब ही लॉस्ट, एक जॉब जिसको उन्होंने गवा दिया, खो दिया, when he was briefly sent to prison, क्योंकि उनको कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। और सेक्रेटली मैरिंग द पैट्रॉन नीज, क्योंकि उन्होंने अपने संरक्षक यानी थॉमस एगर्टन की भतीजी से शादी कर ली। ये बड़ा रोचक तथ्य है कि वो सेक्रेटरी बने थॉमस एगर्टन के, और उसके बाद उन्होंने चुपचाप, क्योंकि उन्होंने उनका प्रेम, उनकी भतीजी, नाम था उनका एन मूर, उनसे उनका प्रेम संबंध हुआ, और उसके बाद उन्होंने बाद में विवाह भी कर लिया। तो इस वजह से चूंकि उन्होंने गुपचुप शादी की थी, चुपचाप शादी कर ली थी, तो इस वजह से उनको भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए। What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? In 1615 at the age of 42, 1615 में 42 साल की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस इन दी एंग्लिकन चर्च, उन्होंने एक एंगल चर्च में, जॉन डॉन ने 42 साल की उम्र में 1615 में पुरोहित का पद जो है, एक पादरी का पद उन्होंने ग्रहण किया। एंड soon became one of the greatest preachers of his time, और तुरंत ही वो अपने समय के महानतम उपदेशक में शामिल हो गए, उपदेशक बन गए। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चियन ट्रेडिशन, जो पेट्रार्क का, इटली का रहने वाला एक कवि जिसका नाम पेट्रार्क जो बोलते हैं, उसकी जो ट्रेडिशन, उसका जो चलन था, उसको उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। इन लव लिरिसिज्म यानी प्यार वाले भावनात्मक कविता में उन्होंने पूरी तरह से पेट्रार्चियन जो ट्रेडिशन था, जो प्रचलन थी, उसको तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टोन, और उन्होंने बौद्धिक और बोलचाल की शैली, कॉलिकल का मतलब होता है बोलचाल और टोन का मतलब शैली, इस शैली को उन्होंने अपनाया। His love poems use the latest discoveries of science and geography, उनकी जो कविताएं हैं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, उन्होंने अपनी कविताओं में नवीनतम जो खोज थे उनका प्रयोग किया।
किस चीज के? डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी। जो साइंस और जियोग्राफी में जो नवीनतम खोज थे, नई नई खोज, उन सब चीजों का अपने कविताओं में प्रयोग किया। टू हैमर होम, ये हैमर होम का एक फ्रेजल यूज है जिसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट करना। हैमर होम यानी हैमर होम का मतलब है स्पष्ट करना, पूरी तरह से क्लैरिफाई करना। टू हैमर होम अ पॉइंट ऑन कंबाइंड पैशन, एकदम स्पष्ट किया ताकि जुनून जज्बे को शामिल किया जाए, जो धुन है उसको शामिल किया जाए विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। जो शाब्दिक और जो बौद्धिक जो छेड़छाड़ है, टीचिंग का मतलब छेड़छाड़, उसमें उन्होंने क्या किया? वो लेटेस्ट डिस्कवरीज का उन्होंने जो है अपनी कविताओं में लेटेस्ट डिस्कवरीज का प्रयोग किया। आगे देखिए क्या कहते हैं। डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। डॉन को जाना जाता है कविताओं के लिए और सोनेट से 14 लाइन की कविताएं होती हैं। तरीका अलग अलग है सोनेट्स का। अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सोनेट वो किस प्रकार है, क्योंकि एक सोनेट हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th में, मैं बताऊंगा। आगे कहते हैं सॉन्ग्स सोनेट्स सैटायर। सैटायर्स का मतलब होता है व्यंग्य या व्यंग्योक्ति। एंड दी एलगीज, एलगीज का मतलब होता है मरसिया। मरसिया जो दुख पे गाया जाता है, इसे शोक गीत भी कहा जाता है। मातम करते समय एलगीज का ही प्रयोग करते हैं। एंड सरमन से, और उन्होंने साथ में सरमन से यानी उपदेश भी दिए। आगे कहता है कि जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterizes all his poetic creation। वो कहता है कि वास्तविक काव्य भावना, जो उनकी वास्तविक काव्य भावना उनकी कविताओं में ये सारी शामिल थी। और हार्श मीटर्स, कठोर मीटर, स्ट्रेंड एंड whimsical images, कसी हुई और पागल कर देने वाली जो छाया चरित्र हैं, ये उनके कविता की विषय वस्तु है। ये कैरेक्टराइज करती हैं और इस पोएटिक क्रिएशन, जितने भी उनके जो कविताएं हैं जो उन्होंने क्रिएट किया है, उनको ये सारी चीजें, उनमें ये सारी चीजें शामिल हैं। तो आपने ये देखा ना कि ये तो है जॉन डॉन। इनके बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बताता चलूं कि ये इनकी वाइफ का नाम था एन मूर। ये इंग्लिश पोएट थे। आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जॉन डॉन वाज एन इंग्लिश पोएट, एन अमेरिकन पोएट, एन इंडियन पोएट, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या आंसर देना होगा? ही वाज एन इंग्लिश पोएट, ही वाज अ ब्रिटिश पोएट। डिड यू गेट द पॉइंट? आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? अब हम चलते हैं अपने कविता की ओर। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ये कविता उन्होंने लिखी है। और ये कविता आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। बहुत खूबसूरत कविता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको और समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें आर्केइक वर्ड्स शामिल है। आर्केइक का मतलब होता है जो प्राचीन शब्द होते हैं उसका, जो मध्यकाल में मिडिवल में यूज किया जाता था। तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं ये कविता। तो सबसे पहले मैं बता दूं जॉन डॉन की ये कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये 8 लाइनों की 5 स्टेंजास यानी 5 स्टेंजा की कविता है, जिसमें 8 लाइनें शामिल हैं, 8 पंक्तियां शामिल हैं। और इसका जो राइमिंग स्कीम है, ये है ए बी डी सी। फिर से मैं आपको बता दूं, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी सी। तो ये राइम स्कीम उन्होंने प्रयोग किया है। टोटल इसमें 5 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 8 लाइन उन्होंने प्रयोग किया है। तो अब कविता मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए
कवि अपने पत्नी को कह रहा है, अपने प्रेमिका को कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूं। और वियरनेस ऑफ दी, वियरनेस का मतलब होता है, ये देखो देखिएगा, ये ओल्ड स्पेलिंग है, इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है WEARINES, इसका मतलब है ऊब जाना। वो कहता है कि मेरी प्रियतमा मैं दूर जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं। नॉर इन होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही मेरे पास ये उम्मीद है कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकेगी। यानी ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं मगर मैं तुमसे ऊबा नहीं हूं, और ना ही मेरे पास ये उम्मीद है कि ये दुनिया मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा मुझे प्रेम देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि चूंकि मुझे आखिरकार मरना ही है, इट इज बेस्ट, इस बेस्ट का मतलब होता है इट इज, तो ये बेहतर है टू यूज माई सेल्फ इन जस्टिस। जस्ट का मतलब होता है मनोरंजन, यानी समथिंग डन टू एम्यूज, जोक, कुछ जो है वो मजे के लिए किया जाए, कुछ आनंद के लिए किया जाए। तो कुछ मैं ये झूठ मूठ में ही मैं क्या करता हूँ, मस्ट डाई, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्टिस, कि मैं झूठ मूठ का वो मरने का एक नाटक करूं। वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये एक फील हो, दस बाय पेंड डेथ टू डाई। वो कहते हैं यहाँ वर्ड है पेंड, इसका मतलब है झूठ मूठ का, यूज माई इनजस्टिस दस बाई पेंड डेथ टू डाई, ताकि तुम्हें जो है जुदाई का एहसास हो सके। यहाँ वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो एक अनुभव खुद को और अपने प्रेमिका को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं झूठ मूठ का मरने का नाटक करूं, या मैं तुमसे दूर जाऊं और तुम्हें इस सेपरेशन, इस जुदाई का जो है एहसास हो, ये फील करो तुम। आगे कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेम्स, वो एक एग्जांपल देते हैं। आपको मैंने बताया ही था कि उन्होंने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का भी प्रयोग किया है। तो ये कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेम्स, यस्टर नाइट यानी लास्ट नाइट, सूरज चला गया था, हेम्स इस प्रकार, एंड येट ही इज हियर टुडे, और फिर क्या है, वो फिर उगाया है, फिर चला आया है। वो एक एग्जांपल देते हैं, सूरज का जाना और सूरज का आना, कल चला गया था आज आ गया है। यह तो नो डिजायर नो नॉर सेंस, ना तो वह अपनी इच्छा से गायब हुआ और न ही वह अपनी इच्छा से प्रकट हुआ, न ही उसमें कोई इच्छा है, ना ही समझ है जाने की और आने की। नॉर हाफ शो शॉर्ट अवे, नहीं वह आधे सफर से लौटा है, नहीं ये क्या कहते हैं, नो ही हैड नो डिजायर नो सेंस नॉर हाफ शो शॉर्ट अवे, और ना ही उसने जो है ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो दूर का हो। देन फियर नॉट मी, मगर मेरा भय न करो। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो सूरज गया और आया, उसने उतनी लंबी यात्रा नहीं की है जितनी लंबी यात्रा मैं करूंगा। हालांकि इसके पास वो समझ और वो ख्वाहिश, इच्छा नहीं है। Then fear not me, but believe that I shall make spirit journeys. वो कहते हैं कि मगर यकीन करो, विश्वास करो कि मैं तीव्रतम यात्रा करूंगा। Since I take more wings and spurs than he, क्योंकि मेरे पास ज्यादा, स्पर्श का मतलब होता है मोटिव, प्रेरणा। स्पर्श की स्पेलिंग जो है वो पुरानी स्पेलिंग है, नई वाली है जो न्यू इंग्लिश है वो है SPURS,
और इसका मतलब होता है प्रेरणा। तो वो कहते हैं क्या कि वो जाएंगे और शामिल होंगे, वो जल्दी जाएंगे और जल्दी ही लौटेंगे। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पर हैं और ज्यादा मेरे पास ख्वाहिशें, मेरे पास ज्यादा जज्बात हैं। आगे कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। वो कहते हैं कि वो इंसान की जो शक्ति है वो कितनी कमजोर है, कितनी छिन है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर बुरा वक्त आ जाए, अगर अच्छा वक्त जो है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, वो उसमें थोड़ा सा समय, 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। यानी कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त है और वो चला जाए तो मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि उसमें वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ सके। 1 घंटा भी नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और इतनी भी ताकत नहीं है कि गया हुआ वक्त को वापस पलटा सके, लेकर के आ सके। बट ए कम बैड चांस, मगर जब बुरा वक्त आता है, लेकिन जब बदकिस्मती आती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और क्या करते हैं हम अपनी ताकत इसमें झोंक देते हैं, लगा देते हैं, इसको और बुरे वक्त को ताकतवर बना देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इस बदकिस्मती को हम महारत और कला सिखाते हैं। इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ताकि ये हम पे हावी हो जाए। यानी कि बुरा वक्त आए तो बुरे वक्त के साथ आप विलाप न करें, रोए नहीं, क्योंकि इससे ये जो बुरा वक्त है और शक्तिशाली हो जाता है और हम पे और हावी हो जाता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि बुरे वक्त का ताकत के साथ मुकाबला करना चाहिए। आगे कहते हैं व्हेन thou sighst not wind, लेकिन जब तुम सिसकती हो, जब तुम रोती हो, thou sighst not wind, तुम्हारी सिसकियां जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं। कहता है कि जब तुम सांस लेती हो, व्हेन साई का मतलब होता है आह भरना, जब तुम आह भरती हो, जब सिसकी लेती हो, ताउ साइस्ट नॉट विंड, तुम्हारी सिसकियों में आवाज नहीं होती, बट साइस्ट माई सोल अवे, मगर इससे क्या होता है, ये जो आह है, ये मेरी जो आत्मा, इसको बाहर कर देता है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस एग्जाम्पल को दिया है कि तुम्हारे रोने से, तुम कभी कभी इतना रोती हो, इतना तुम में रोना है कि कभी कभी होता है कि तुम अंदर ही अंदर रोती रहती हो और तुम्हारी आवाज नहीं आती। मगर ये जानो कि तुम्हारा ये जो रोना है, तुम्हारा आह भरना है, ये मेरी आत्मा को निकाल देता है। When thou wept, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बेरहमी से, इसका मतलब क्या होता है, बेरहमी से जब तुम रोती हो, माई लाइफ से ब्लड डॉक्टर डीके, और इससे मेरा जो रक्त है वो नष्ट हो जाता है। दूसरे शब्द में आप कहेंगे, जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं, मेरे हृदय का लहू, मेरे हृदय का खून टपकता है, और इससे मेरी आत्मा बाहर निकल आती है। कभी क्या कहता है, इस तरह से न रोया करो, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स मी, तो कहते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो, दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, ठीक है। इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो क्या होगा, इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तुम ऐसा करती हो तो इससे मेरी जिंदगी बर्बाद होती है। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, और कहते हैं कि जैसा कि तुम मेरी जिंदगी हो, दैट आर्ट यहाँ यार द बेस्ट ऑफ मी, ये तुम मेरे जिस्म का बेहतरीन हिस्सा हो। वो कहते हैं कि तुम मेरे जिस्म का बेहतरीन हिस्सा हो। आगे कहते हैं अगला और लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइन हेड, अपने इस
हृदय को बुरा सोचने, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, ये जो तुम्हारा जो खूबसूरत हृदय है, जो ईश्वर प्रदत्त है, उसको इजाजत ना दो, फॉर थिंक मी एनी इल, तो मेरे बारे में कोई बुरा सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि अगर तुम बुरा सोचो और भाग्य क्या करे, वो बुरा हिस्सा जो तुम बुरा सोच रही हो मेरे भाग्य का हिस्सा बना दे, यानी वो बात सच हो जाए। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और इस तरह से तुम्हारी जो भय है वो पूर्ति हो जाए, यानी पूरा हो जाए। आपको मैं बता दूं, जब हम बुरा सोचते हैं तो कभी कभी बुरा ये सोच हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और ऐसी घटना घटती है कि बुरी चीजें हम पे हावी होती हैं और वो जीवन में सत्य भी हो जाता है। तो ये अपने 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 प्रेमिका अपने पत्नी को समझाते हैं कि बुरा न सोचो, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये डेस्टिनी का, भाग्य का हिस्सा हो जाता है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। आगे में लास्ट लाइन में ये लास्ट के 4 लाइंस में कहते हैं कि मगर सोचो कि हम क्या हो गए हैं, हम एक दूसरे से पलट करके सोए हैं, बट टर्न असाइड, एक दूसरे के बगल में पलट करके सोए हैं। देव हु वन अनदर कीप, वो कहते हैं वे जो एक दूसरे को अलाइव जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते हैं। कितना खूबसूरत कविता है। तो आपने देखा ना, एक कवि ये कहते हैं कि कभी भी बुरा न सोचो, पहले फील करो, ये जुदाई जुदाई नहीं है, मैं लौट करके आऊंगा। और ये लास्ट में कहते हैं कि हमारा मरना ऐसे है, अगर मैं मर भी जाऊं तो ऐसा ये सोचना कि हम एक दूसरे के बगल में सोए हैं, और साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य वो कहते हैं, देहू वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते। तो इस प्रकार से जो प्यार करते हैं और अपने दिल में अपने लोगों को रखते हैं, उनके दिल से वो व्यक्ति कभी अलग नहीं होता। तो दिस वाज रियली अ ब्यूटीफुल पोएम। मजा आया ना आपको? तो फिर हम अगली कविता पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका जो मैं समरी बताऊंगा वो वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू वॉच द वीडियो।